संगीता, तुम्हारा भाई 24 साल का हो गया है लेकिन अभी तक निकम्मा का निकम्मा है। अरे इस उम्र में तो बच्चे अपने माँ बाप के सहारे बन जाते हैं, लेकिन वह तो पूरा निकम्मा है। दिन भर आवारागर्दी करते रहता है, यहाँ से वहाँ घूमते रहता है। संगीता, सच में कभी कभी मुझे ना तुम्हारी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और तुम्हारे सैलरी के रुपए से तुम लोगों का घर अच्छे से चल जाता था, लेकिन अब तुम्हारे भाई के चलते तुम्हारी माँ को तो बस रोना लगा रहता है। हाँ रीना, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला ये सब? कल मैं बाजार गई थी संगीता, तब मुझे बाजार में आंटी जी मिली थी। वही बता रही थी कि वह कितना परेशान है। हाँ रीना, मुझे मालूम है माँ बहुत परेशान है, लेकिन मैं क्या करूँ रीना, इस तरह बार बार अपने ससुराल वालों से अपने मायके के लिए मदद लेना अच्छा तो नहीं लगता ना। वही तो संगीता, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन एक बेटी का भी तो फर्ज होता है ना कि अपने माँ बाप का सुख दुख में साथ देना। हाँ संगीता, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं किसी भी तरह माँ की मदद करूँ और माँ को चिंता मुक्त रखूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बार बार तो मदद नहीं कर सकती हूँ ना। मैंने कई बार विक्की को समझाया कि भाई अब तू बड़ा हो गया है, कोई काम काज ढूंढ ले, लेकिन उसके तो बहाने ही खत्म नहीं होते। असल में वो कुछ करना ही नहीं चाहता। हाँ संगीता, वैसे सच कहूँ रीना, विवेक जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही समझदार हैं। वो कई बार बिना कहे मेरी माँ की मदद कर देते हैं, वह भी खुशी खुशी। कभी किसी चीज के लिए वो बुरा नहीं मानते और ना ही गुस्सा करते हैं। हाँ मुझे मालूम है संगीता, मैं जानती हूँ भैया के व्यवहार को। मैं तो कहती हूँ कि तू ना कुछ दिनों के लिए मायके चली जा और अपने भाई को जरा एक बार फिर से अच्छे से समझा। हो सकता है अब वो तेरी बात समझ जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि काफी दिन हो गए मैं मायके नहीं गई हूँ। आज ही मैं मम्मी जी से बात करती हूँ, अगर इन्होंने हाँ कह दिया तो मैं कल ही चली जाऊंगी कुछ दिनों के लिए। ठीक है रीना, चलती हूँ मैं। ठीक है संगीता। ये है संगीता। संगीता और विनय की शादी को 3 साल हो चुके हैं। संगीता के ससुराल में संगीता के सास ससुर बहुत ही अच्छे हैं। वह हमेशा संगीता को अपनी बेटी जैसे रखते हैं, कभी संगीता के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करते हैं और संगीता भी उनके साथ बहुत खुश है। और विनय तो संगीता पर जान छिड़कता है, वह संगीता का उदास चेहरा भी नहीं देख सकता। लेकिन संगीता वह हमेशा उदास रहती है, क्योंकि संगीता का मायके का हाल संगीता से देखा नहीं जाता। जब संगीता का ब्याह नहीं हुआ था तब संगीता एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका का कार्य करती थी और उसी से अपना घर चलाती थी। लेकिन संगीता की शादी के बाद संगीता की माँ का हाल बुरा हो गया था, क्योंकि संगीता का भाई कोई काम धाम नहीं करता था और छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह संगीता को ही फोन लगाता था। अगर संगीता मदद करने से मना कर दे तो अपने जीजा जी को फोन लगा लेता था और विनय तो कभी किसी से मना कर ही नहीं पाता था। लेकिन यह सब संगीता को बिल्कुल पसंद नहीं था। संगीता इन सब बातों को लेकर हमेशा परेशान रहती थी। अरे संगीता बेटा, आ गई तू मार्केट से? अरे इसे क्या हो गया, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? संगीता, संगीता मैं तुमसे बात कर रही हूँ बेटा। माफ कीजिए मम्मी जी, मैं सुन नहीं पाई थी। कोई बात नहीं बेटा, क्या कोई परेशानी है तुम्हें? तुम ऐसे खोई हुई सी क्यों थी? नहीं मम्मी जी, कोई परेशानी नहीं है। ये बताइए, मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं बेटा, हमने अभी चाय बनाकर पिया है, तुम थक कर आई होगी, बैठो मैं चाय बना ले आती हूँ। नहीं मम्मी जी, कोई थकान नहीं हुई, पास में ही तो गई थी, मैं खुद बनाकर पी लूंगी, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। अरे हाँ संगीता, तुम मोबाइल कमरे में ही भूल गई थी, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, बोल रही थी कि कुछ बात करनी है, तुम लगा लेना ध्यान से। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, न जाने माँ ने फिर क्यों फोन किया था, कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं आ गई। हेलो हेलो मम्मी, फोन किया था आपने? हाँ बेटा, कितना फोन किया तुझे? वो मम्मी, मैं मार्केट गई थी लेकिन फोन कमरे में ही भूल गई थी। क्या हुआ मम्मी, बताइए ना, कोई जरूरी बात थी क्या? बताइए ना माँ, क्या बात हो गई? संगीता तू तो जानती है ना बेटा, मैंने कितनी मुसीबतें काटी हैं। तेरे पापा के गुजर जाने के बाद मैंने तुम दोनों भाई बहनों की परवरिश किस तरह से की है बेटा। हाँ माँ, मुझे सब याद है, आपने कितनी मुसीबतें काटी हैं। मैं उन दिनों को कभी नहीं भूल सकती माँ, आपने बहुत मेहनत की है हम दोनों भाई बहन को पालने की। वही तो बेटा, मैं बेचारी बेसहारा अकेली औरत, कितनी मुश्किल से तुम लोग को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। माँ क्या हुआ माँ, आप बहुत परेशान लग रही हैं मुझे। क्या करूँ बेटा, मैं अपने दिल का बोझ किससे रोकर हल्का करूँ? देखना विकी को मेरी एक नहीं सुनता है, कितने दिनों से बोल रही हूँ कि बेटा कि कोई न कोई काम ढूंढ ले, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन वह तो सीधे कलेक्टर बनना चाहता है। मैंने तुझे जो भी सिखाया बेटा, तूने मेरी सारी बातें मानी और मैं तेरी शादी अच्छे से अच्छे घर में करना चाहती थी और मैंने यह कर भी दिखाया कि तुझे बहुत अच्छे घर में ब्याहा है मैंने। हाँ माँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं माँ, मुझे यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं है। वही तो बेटा,
इसी बात का तो रोना है। अरे विक्की हमेशा मुझसे लड़ता रहता है कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मैंने हमेशा तुम पर ही ध्यान दिया है, तभी मैंने तुम्हारी जिंदगी सेटल कर दी है। लेकिन मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देती, उससे प्यार नहीं करती, इसलिए उसे मैं अभी तक सेटल नहीं कर पाई हूँ। बस इसी बात का रोना लगा रहता है, रात दिन मुझे ताने कसी करता है। बेटा क्या माँ, विक्की ऐसा सोचता है? अरे विक्की ऐसा कैसे सोच सकता है माँ? आपने तो हमेशा विक्की को ज्यादा प्यार दिया है क्योंकि विक्की छोटा था। लेकिन क्या करूं बेटा, वह तो नहीं समझता ना, वह तो बस मुझे ही कसूरवार मानता है। कहता है कि मैंने सारे रुपए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शादी में लगा दिए, तुम्हारी जिंदगी संवारने में लगा दी और मैंने उसके लिए कुछ नहीं बचाया। मैं ही गलत हूँ बेटा, सच्ची तो कहता है वो, मेरे दोनों बच्चे तो मेरे लिए एक समान होना चाहिए, लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। बेटा ऐसी बातें मत कीजिए माँ, मैं भले ही विक्की न माने, लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। बेटा बता, मेरे पास कहाँ से रुपए आएंगे? अरे जब तू यहाँ थी तब तू अपनी सैलरी के रुपए मेरे हाथ में रखती थी, तो मेरे पास रुपए पैसे रहते थे, लेकिन अब कहाँ से आएंगे बेटा? बता, तू ही बता। और इधर विक्की अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए मुझे परेशान करता है। बेटा मैं क्या करूँ? माँ विक्की को क्या चाहिए? माँ वह इस बार क्यों परेशान कर रहा है आपको, मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। माँ क्या कहूँ बेटा, अरे तुझसे बार बार मदद मांगना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी से त्रस्त हो चुकी हूँ, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। माँ आप ऐसी बातें मत कीजिए माँ, अरे मैं हूँ ना, बताइए ना माँ, क्या क्या परेशानी है आपको, बताइए। विक्की इस बार क्या चाहता है बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी विक्की की फरमाइश पूरी करने की। क्या बताऊं बेटा, इधर विक्की 5000 रुपए के लिए मेरी जान खा रहा है और इधर घर में खाने के लाले पड़े हैं। अरे एक दाना अनाज नहीं है घर में, वह समझता क्यों नहीं है? मैं क्या करूं इस लड़के का? बेटा माँ माँ चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। और सुनिए, 2 दिनों के बाद मैं खुद वहाँ आ रही हूँ माँ, और वहाँ आकर विक्की को अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है बेटा, तेरे इंतजार रहेगा। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए। समझ नहीं आता इस विक्की का क्या करूँ मैं, कैसे समझाऊं इस लड़के को। अरे कल परसों खुद की घर गृहस्थी बसाने की उम्र आ गई है, लेकिन अभी तक वो अपनी माँ की जिम्मेदारी तक नहीं उठा पा रहा है। मैं भी इनसे बार बार किस मुंह से कहूँ कि मुझे मेरे मायके वालों की मदद करनी है, मुझे रुपए दे दीजिए, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, उधर माँ को भी परेशान नहीं देख सकती हूँ। हे भगवान क्या करूं? संगीता, संगीता। हाँ जी, क्या हुआ? संगीता, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तो नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। झूठ मत बोलो संगीता, मैंने अभी तुम्हारी आंखों में आंसू देखा था। सच बताओ क्या बात है? इस तरह संगीता विनय को सारी बात बता देती है और यह सब बातें सुनने के बाद विनय कहता है, ओहो, बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात के लिए मेरी संगीता की आंखों में आंसू? तुम मुझसे सीधे भी तो कह सकती थी ना, इतना परेशान होना, रोने धोने की क्या जरूरत थी? क्या करती जी, मुझे डर लग रहा था कि मैंने इससे पहले भी न जाने कितनी ही बार आपसे अपने मायके वालों के लिए मदद मांगी और हर बार यही कहा था कि शायद ये आखिरी मदद होगी, इसके बाद मेरा भाई कुछ न कुछ काम तो करना शुरू कर ही देगा, लेकिन अभी तक उसने कोई काम शुरू नहीं किया है। बार बार अपने घर वालों के लिए मदद मांगना अच्छा नहीं लगता मुझे। संगीता कैसी बात कर रही हो? अरे मैंने तुमसे शादी किया है तो सिर्फ मेरा संबंध तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार से मेरा भी एक रिश्ता बन गया है। तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है और तुम्हारा भाई मेरा साला है, तो क्या उस घर के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सच में विनय जी, आप कितने अच्छे हैं, मेरे लिए तो आप देवता हैं। मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है विनय जी। अरे बस करो, तुम जानती हो ना कि तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अब जल्दी से अपने आंसू पोंछ लो। लेकिन सुनिए ना जी, मैं कुछ दिनों के लिए माँ के पास जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ संगीता, मैंने कभी तुम्हें मना किया है? एक काम करते हैं, कल मैं ऑफिस जाते जाते तुम्हें माँ के घर छोड़ दूंगा और 2 दिनों बाद वापस ले आऊंगा। ठीक है जी। विनय अमीर होने के साथ साथ एक बहुत ही नेक और दयालु किस्म का इंसान था। वह कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकता था, उसे सबकी मदद करना बहुत अच्छा लगता था। इस तरह संगीता अपने मन की बात विनय से करती है और संगीता का मन हल्का हो जाता है। विनय भी खुशी खुशी 2 दिनों बाद उसे उसके मायके छोड़ देता है। विनय, तुम इतनी लापरवाही से जिंदगी कैसे जी सकते हो? अरे तुम्हें अपने फ्यूचर की जरा भी चिंता नहीं है। कल परसों तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। अभी तुम माँ अपनी ही जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हो। अरे इतने लापरवाह कैसे हो गए हो विकी तुम? लापरवाह? दीदी मैं कोई लापरवाह नहीं हुआ हूँ, और मैं रोज ही तो अच्छे जॉब की तलाश कर रहा हूँ ना, लेकिन मेरे हिसाब से कोई जॉब मिले तब तो मैं जॉब करूँ ना। और वैसे भी दीदी, माँ के पास तो मेरे लिए रुपए है ही नहीं, जितने भी रुपए माँ ने जोड़ कर रखे थे वह सब तो माँ ने आपकी शादी में लगा दिए। इस हिसाब से तो मम्मी पापा ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ भी किया है वह तो आपके लिए ही किया है। देख बेटा देख,
देख इस लड़के को कैसी बात करता है बेटा, ये दिन रात ऐसे ही मुझे ताने मारते रहता है। अरे इसे कुछ समझा बेटा। विकी देखो ये अच्छी बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अरे तुम तो बहुत छोटे थे, मैंने देखा है कि मम्मी पापा ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया है और पापा के चले जाने के बाद माँ ने तो हमारी पढ़ाई के लिए अपने सोने के कंगन तक बेच दिए थे। दीदी आप मुझे इतना कुछ क्यों सुना रही हैं? मैंने कहा ना कि मैं कोई खाली नहीं हूँ या बेफिक्री जिंदगी नहीं जी रहा हूँ। मैं फालतू मौज मस्ती नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रोज नौकरी की तलाश पर निकलता हूँ और आज नहीं तो कल मुझे नौकरी लग जाएगी। और देखिए आप ना बेकार का एहसान मत जताइए, आपको हमारी मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन ये एहसान जताने वाली बात मत करो। विकी तू कैसा हो गया है विकी, कैसी उल्टी सीधी बातें करता है? अरे भाई मैं तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं जता रही हूँ, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा भाई जल्दी से अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, अपनी सारी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। रहने दे बेटा संगीता, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। दीदी मुझे मेरे हिसाब की नौकरी नहीं मिल रही है। अरे मैं ऐसे कैसे कोई भी नौकरी कर लूं? प्लीज आप रोइए मत, ये रोकर इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए मुझे। नहीं मेरे भाई, मैं तुझे ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती भाई। अरे पहले जो नौकरी मिल रही है वही नौकरी कर ले, फिर उसी नौकरी में थोड़े बहुत रुपए कमा, अपने घर की जिम्मेदारियां उठा और उसके बाद बड़ी नौकरी की तलाश कर ले। अगर तुझे बड़ी नौकरी लग जाए तो तू वो छोटी नौकरी छोड़ देना। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे जरूरी काम है, मैं आपको शाम में मिलता हूँ। देखा बेटा, देखा कैसी बातें करता है ये, इसे यही लगता है कि मैं तुझसे ज्यादा प्यार करती हूँ। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा संगीता बेटा, रुपए तो लेकर आई हो ना तुम? हाँ माँ, मैं 15,000 रुपए लेकर आई हूँ, जिसमें से 10,000 रुपए मैं आपको दूंगी और 5,000 रुपए इन्होंने मुझे अपने खर्चे के लिए दिए हैं। 5,000 रुपए, वो भी 2 दिन के खर्चे के लिए? बेटा दामाद जी तो तुझे 2 दिनों बाद लेने आ जाएंगे ना, फिर 5,000 रुपए का तू क्या ही खर्च कर लेगी? एक काम कर, वह 5,000 रुपए भी मुझे दे दे तो मेरे 1 महीने का राशन हो जाएगा। हाँ माँ, वैसे भी मुझे रुपयों की क्या जरूरत है, 2 दिन तो मेरे घर में ही बीत जाएंगे। वैसे भी मैं अलग से तो कभी शॉपिंग करने जाती नहीं हूँ। इस तरह संगीता अपने मायके में 2 दिन रहती है और 2 दिनों के बाद विनय आकर उसे ले जाता है। संगीता को लग रहा था कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे कि एक दिन अचानक संगीता का भाई और संगीता की माँ रोते हुए संगीता के ससुराल आती हैं। माँ जी क्या हो गया? इस तरह आप लोग रो क्यों रहे हैं? माँ क्या हुआ माँ? क्या ही बताऊं बेटा, एक ही बेटा है मेरा, वह भी निकम्मा निकला। अगर इसने सही समय पर काम करके रुपए जोड़ लिए होते ना तो हम लोगों के कर्ज अदा कर दिए होते, तो आज हमें ये दिन देखने ना पड़ते। लेकिन बहन जी हुआ क्या, ये तो बताइए। क्या बताऊं बहन, संगीता के पापा ने संगीता की शादी के समय में कुछ लोगों से कर्ज लिए थे और वह कर्ज वो समय पर चुका नहीं पाए और उसी कर्ज का ब्याज बढ़ते बढ़ते आज मूलधन से ज्यादा हो गया। क्या भाई साहब ने कर्ज लिया था? क्या आपको इस कर्ज के बारे में नहीं मालूम था? नहीं बहन जी, मुझे उन्होंने इस कर्ज के बारे में कुछ नहीं बताया था। वह तो कर्जदार उनके साइन किए हुए पेपर लेकर आए, तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ उन्होंने कर्ज लिया होगा, तभी तो उन्होंने संगीता की शादी कितनी धूमधाम से की थी। कुछ लोग आए थे आज सुबह, उन्होंने हमें बहुत धमकी दी, कहा कि 1 महीने के अंदर हमने उनका कर्ज नहीं उतारा तो वह हमसे हमारा घर छीन लेंगे। माँ आप रोइए मत माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा बेटा, क्या ठीक होगा? मैं तो बस तुम्हारे दरवाजे में थोड़ी सी मदद मांगने आई हूँ बेटा, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बताइए आप किस तरह से मदद चाहती हैं हमसे? दामाद जी आप किसी भी तरह मेरे बेटे विकी की नौकरी लगवा दीजिए, यही कुछ मेहनत करके रुपए इकट्ठा कर लेगा तो मैं धीरे धीरे करके उन कर्जदारों के कर्ज अदा कर दूंगी और बस 1 महीने तक आपके घर में रहने की मोहलत दे दीजिए हमें। क्या से क्या हो गई हमारी जिंदगी। माँ मत रोइए माँ। माँ जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए और इसे भी अपना घर ही समझिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि विक्की की कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए। हाँ समधन जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, विनय बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप इसे अपना घर समझिए और आराम से रहिए। जीजा जी मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, लेकिन अभी तक मुझे अच्छी सी नौकरी नहीं मिली। बस मुझ पर दया कीजिए जीजा जी और मुझे कुछ भी छोटा मोटा कोई भी काम दिलवा दीजिए, मैं अब कोई भी काम करने को तैयार हूँ। मैंने अपनी माँ को बहुत तकलीफ दी, मेरी माँ हमेशा परेशान रही मेरी वजह से, लेकिन अब मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता जीजा जी। जीजा जी आप कुछ मदद कीजिए जीजा जी, मेरी नौकरी लगवा दीजिए, मैं लोगों के पाई अदा कर दूंगा और मैं अपना घर बचा लूंगा। जीजा जी मदद कीजिए। अरे विक्की उठो, ऐसे पैर मत छुओ मेरे, खड़े हो जाओ तुम्हें बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी। हाँ बेटा परेशान मत हो, वैसे भी हमारे शुगर मिल में
एक सुपरवाइजर की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ सुपरवाइजर का काम कर सकते हो। जी अंकल जी, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठीक है विक्की, तू रो मत। संगीता, जाओ अपनी मम्मी और भैया के लिए खाना बनाओ, इन्होंने कुछ नहीं खाया होगा। हाँ दीदी, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ मेरे भाई, चिंता मत कर, जा जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं अभी गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। आइए माँ। इस तरह संगीता के ससुराल वाले संगीता के भाई और माँ के आंसू देख नहीं पाते और उन्हें अपने घर में रहने के लिए सहारा दे देते हैं। और विकी भी दूसरे दिन से अपने जीजाजी की शुगर मिल में सुपरवाइजर का काम करने लगता है। कितने दिनों बाद चैन की नींद सोई हूँ मैं। न सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाने की फिक्र है और न दोपहर का खाना। बड़ी आराम की जिंदगी लग रही है। हाँ माँ, तुम तो बहुत आराम की जिंदगी कर रही हो, लेकिन मेरा क्या, दिन भर शुगर मिल में अपना दिमाग खपाना पड़ता है। एक तो मशीनों की कट कट की वजह से मेरे सिर में दर्द होने लगता है। अरे मेरे लाल, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है ना। कब तक माँ, कब तक? आप जानती है ना, मैं ये छोटी मोटी नौकरी तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन आज इतनी मजबूरी है कि मुझे उस शुगर मिल में काम करना पड़ रहा है। मेरे लाल, कुछ दिनों की बात है, तू शांति से काम कर। देखना एक दिन ऐसा आएगा जब तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि तू लोगों से काम करवाएगा। हाँ माँ, सपने तो बहुत दिखाती हैं आप, लेकिन पता नहीं ये सपने कभी सच होंगे या नहीं। होंगे ना बेटा, तू चिंता मत कर। ठीक है, चल जा, अब तेरे मिल जाने का समय हो गया है। और देख, संगीता के ससुर जी तो अब तक तैयार भी हो गए होंगे। ठीक है माँ। चलो अब चलकर देखती हूँ संगीता क्या कर रही है। अरे संगीता बेटा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, बस रसोई की सफाई कर रही थी। क्या संगीता बेटा, मैं तो सोचती थी कि मैंने अपनी बिटिया की शादी इतने अमीर घर में की है तो मेरी बेटी रानी बनकर रहती होगी, लेकिन ये क्या, तुम तो बिल्कुल नौकरों की तरह रहती हो। अरे अपनी सास से बोलकर घर में एक दो काम वाली क्यों नहीं लगवा लेती हो? पूरे दिन नौकरी की तरह काम करते रहती हो तुम। देखो ना, जब इस घर से तुम्हारा रिश्ता हो रहा था तब तो इस घर में काम वाली थी, लेकिन जैसे तुम इस घर में ब्याह कर आई तो तुम्हारी सास ने काम वाली को हटा दिया। बड़ी सियानी है तुम्हारी सास। भाई मुझे तो तुम्हारी सास का ऐसा व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अरे नहीं नहीं मम्मी, आपको ना कोई गलत फहमी हुई होगी। असल में हाँ, इस घर में थी काम वाली, लेकिन मैंने ही माँ जी से कहा कि काम वाली की कोई जरूरत नहीं है। अरे छोटा सा तो परिवार है, घर में कोई ज्यादा काम तो होता नहीं है, इसलिए मैंने मना किया था। झाड़ू पोछा और बर्तन वाली तो अभी भी है मम्मी, लेकिन वो आंटी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए उन्होंने 1 महीने की छुट्टी ले रखी है। तो मैंने ही कहा मम्मी जी से कि 1 महीने के लिए दूसरी काम वाली को लगाने से तो अच्छा है कि 1 महीने घर का काम मैं ही कर लेती हूँ। अच्छा तो ये बात है, मुझे तो लगा कि इस घर में झाड़ू पोछा और बर्तन वाली भी नहीं होगी। नहीं नहीं मम्मी, मेरी सास बहुत अच्छी है, बिल्कुल माँ की तरह प्यार देती है वो मुझे उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही, बल्कि मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ जो ऐसी सास मिली है मुझे। सास कम और माँ ज्यादा है वो। अच्छा माँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तू कर ले अपना काम। हे भगवान, ये मेरी माँ मेरी मम्मी जी के लिए कैसी सोच रखती है। अच्छा हुआ कि मम्मी जी ने ये सब सुना नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगता। वैसे मैं मम्मी को धीरे धीरे समझाऊंगी कि मम्मी जी बिल्कुल भी सास की तरह नहीं है, वह मुझे बेटी की तरह प्यार देती है, वरना जबरदस्ती में घर में गलतफहमी बन जाएगी। वैसे भी मेरे ससुराल वाले तो कितने अच्छे हैं जो मेरे भाई और मम्मी को यहाँ रहने की परमिशन दी है और मेरे भाई को काम पर भी लगाया है। ऐसे में मम्मी और मम्मी जी के बीच में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। इस तरह संगीता अपनी माँ के ऐसे बर्ताव से थोड़ी चिंतित हो जाती है, क्योंकि वह किसी भी शर्त में अपने ससुराल का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। बड़ी आई अपनी सास को माँ बनाने वाली। अरे संगीता की बच्ची को तो अपने माँ और भाई की कोई चिंता ही नहीं है, बस अपने ससुराल वालों के गुण गा रही है। ऐसा नहीं कि इतने बड़े घर में ब्याह कर आई है तो प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत हिस्सा अपने भाई को भी दिलवा दे। अरे कम से कम दामाद जी से यही कह देती कि मेरे भाई को काम करने की क्या जरूरत है, जो भी कर्जदारों के रुपए है वह खुद ही चुका देंगे। लेकिन यहाँ तो मैंने काम मांगा और ये लोग काम देने को तैयार हो गए। ऐसा नहीं कि रुपए ही दे दे, अगर ये लोग रुपए दे दिए होते तो मेरे बेटे को इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़ती। खैर, रुपए नहीं दिए तो क्या हुआ, मैं तो इनसे 4 गुना ज्यादा रुपए ऐठूंगी। बस एक बार मैं सास बहू के बीच में आग लगवा दूं, फिर देखना कि मैं जो कहूंगी संगीता वही करेगी और फिर धीरे धीरे यहाँ की आधी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम पर हो जाएगी। एक बार संगीता मेरे बस में आ गई ना तो धीरे धीरे मैं संगीता को इस बात के लिए राजी कर लूंगी कि अपने सास ससुर से अलग होकर अपने पति के साथ रहे,
ताकि मैं धीरे धीरे दामाद जी को भी अपने बस में कर लूंगी। वैसे भी दामाद जी तो इस घर के इकलौते बेटे हैं, इस घर की जो भी प्रॉपर्टी होगी वह दामाद जी की ही होगी। और जब दामाद जी के साथ हम दोनों माँ बेटे रहेंगे तो धीरे धीरे दामाद जी को हम बहला फुसलाकर आधी प्रॉपर्टी विकी के नाम पर करवा लेंगे। वैसे भी दामाद जी तो बहुत ही दयालु हैं, वह मेरी बात में तो जरूर आ जाएंगे। बस एक बार सास बहू के बीच में फूट डलवा दूं। अरे समधन जी, ये क्या कर रही हैं आप? लाइए दीजिए, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं समधन जी, कैसी बात कर रही हैं आप? आप हमारी मेहमान हैं और ऐसे मेहमानों से काम कराना अच्छा लगता है क्या? अरे क्या बताएं समधन जी, ऐसे अच्छा तो नहीं लगता कि हम आराम से बैठे रहे और आप घर के काम करें। हमने संगीता को समझाया था कि हम घर के काम काज में मदद करेंगे तो उसने साफ साफ मना कर दिया। जो भी काम करने की कोशिश करती हूँ तो संगीता हाथ से ले लेती है काम। हाँ बहन जी, संगीता है ही ऐसी। वही तो मैंने उसको समझाया कि जब तुम अपने माँ के हाथ से काम ले लेती हो तो अपनी सास को भी अपनी माँ ही समझो ना, सास के भी हाथ से काम लिया करो। मैंने उसे बहुत समझाया बहन जी, माफ करना, अभी ना समझ है, इतनी दुनियादारी की समझ नहीं है, इसीलिए वो ऐसा व्यवहार कर लेती है। समधन जी, संगीता की छोटी मोटी गलतियों को आप नजरअंदाज कर दीजिएगा। और लाइए झाड़ू मुझे दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। 1 महीने की तो बात है, मैं ही कर देती हूँ ना घर के काम, आप मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता मुझे। मैंने संगीता को समझाया कि 1 महीने की तो बात है, अगर वो मुझसे काम नहीं करवाती तो अपनी सास से भी ना करवाए, लेकिन पागल मानती ही नहीं, कहती है कि आप माँ हो और वो सास है, उसे करने दीजिए। क्या संगीता ने ये कहा? वही तो बहन जी, मुझे भी यकीन नहीं होता कि संगीता ऐसा सोच सकती है। अरे सास और माँ में भला कोई अंतर होता है क्या? आपने तो उसे इतना प्यार दिया है। पर ठीक है ना समधन जी, बच्ची है अभी, धीरे धीरे समझेगी, उसकी जो भी गलती होगी उसके लिए मैं माफी मांग लेती हूँ आपसे। अरे समधन जी सुनिए तो, अब मजा आएगा। अब मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर पाऊंगी। समधन जी को मेरी बातें सच तो लगी होगी, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए झूठ तो कह नहीं सकती। क्योंकि समधन जी को तो सच्चाई पता ही नहीं है। इस तरह संगीता की सास रोते हुए अपने कमरे की ओर भागती है, लेकिन अचानक विनय देखता है कि उसकी माँ रोते हुए अपने कमरे में जा रही है, तो वह भी अपने माँ के पीछे पीछे जाता है। माँ रुको ना, माँ क्या हुआ? माँ कुछ नहीं बेटा। माँ क्या हुआ? माँ इस तरह रो क्यों रही हैं आप? माँ सुनिए ना माँ। क्या बेटा, जा तू, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। लेकिन माँ हुआ क्या? आप इस तरह रो क्यों रही है माँ? आप जानते हैं ना कि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कुछ नहीं बेटा। नहीं माँ, बताइए मुझे क्या बात हो गई? बेटा, मैं तो सोचती थी कि संगीता हम सबके साथ बहुत खुश है और वो मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझती है। हाँ माँ, संगीता बिल्कुल आपको अपनी माँ से भी बढ़कर मानती है, आपको बहुत मान सम्मान देती है। वो आपके पीछे भी हमेशा आपकी तारीफ करते रहती है। बेटा, मुझे भी यही लगता था, लेकिन आज जाने अनजाने में ही सही, लेकिन समधन जी ने संगीता के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन माँ, आप माँ जी की बातों पर इतना यकीन कैसे कर सकती हैं? बेटा, दुनिया की कोई भी माँ हो, वो अपने बच्चों के बारे में कुछ झूठी बुराई कभी किसी से नहीं कर सकती। वह तो समधन जी हमें अपने परिवार का हिस्सा मानती है, इसीलिए वह भोलेपन में वह सारी बात मुझसे कह दी। मुझे बहुत दुख हो रहा है बेटा, मैंने हमेशा संगीता को अपनी बच्ची जैसा समझा। माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर संगीता से पूछता हूँ। नहीं बेटा, संगीता से कुछ मत कहो, वरना बेकार में ही माँ बेटी के रिश्ते में दरार आ जाएगी। और वैसे भी बेचारी समधन जी तो अभी कितना परेशान है, वह अभी कहाँ जाएगी, इसीलिए अभी संगीता बहू से कुछ मत कहो। इस तरह विनय अपनी माँ की बात मान लेता है और वह संगीता से कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर विनय भी संगीता से नफरत करने लगा। उसे संगीता को देखकर ही गुस्सा आता। विनय संगीता से सीधे मुंह बात तक नहीं करता और साथ ही साथ देवकी जी भी अब संगीता से कटी कटी रहने लगती हैं। लेकिन अपने पति और सास का ऐसा व्यवहार देखकर संगीता बहुत दुखी हो जाती है और वह समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, और वह एक दिन अपनी माँ के सामने फूट पड़ती है। समझ में नहीं आता कि मम्मी जी और इन्हें क्या हो गया है, या मुझसे ऐसे कटी कटी क्यों रहने लगे, सीधे मुंह बात तक नहीं करते ये लोग मुझसे। मैंने कितनी बार मम्मी जी से पूछा, विनय जी से पूछा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। संगीता बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। बेटा, तुम अपनी माँ से कुछ नहीं छुपा सकती, बोलो क्या हुआ? माँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे ससुराल वाले मुझसे ऐसे कटी कटी से रहने लगे, कोई मुझसे सीधा मुंह बात तक नहीं करता है। अच्छा, बस इतनी सी बात? माँ, ये इतनी सी बात नहीं है, मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी गलती क्या हो गई। क्या दामाद जी भी? हाँ माँ, यह भी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। अरे
अरे बेटा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ससुराल वाले एक न एक दिन अपनी औकात दिखा ही देते हैं। पहले तो वो बहू के सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में बहू को बहू होने का एहसास दिलाने लगते हैं। नहीं माँ, ये लोग ऐसे नहीं थे। मेरी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन इन 3 सालों में मैंने कभी भी मम्मी जी और उनका ऐसा व्यवहार नहीं देखा। या हो सकता है बेटा, हम इस घर में रह रहे हैं, इसीलिए दामाद जी और तुम्हारी सास को गुस्सा आता होगा। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, हम कहीं भी जाकर आश्रय ले लेते हैं, लेकिन हम तुम्हारी जिंदगी में जहर नहीं घोलना चाहते। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। अगर इन्हें आप लोगों से कोई तकलीफ होती तो आपको यहाँ रहने की इजाजत ही नहीं देते ये। नहीं बेटा, ऐसी ही बात है, सब समझ गई हूँ मैं आज ही अपने बेटे को लेकर यहाँ से कहीं भी चली जाऊंगी। अरे फुटपाथ पर रह जाऊंगी, लेकिन तू अपने ससुराल वालों के साथ खुश रहे। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। मैं आप लोगों को ऐसे फुटपाथ पर नहीं रहने दूंगी। मैं आज ही जाकर इनसे पूछती हूँ। अरे बेटा, दामाद जी को क्यों परेशान करना, अपनी सास से जाकर पूछ, क्योंकि वही तो इस घर की मालकिन है ना। ठीक है माँ। माँ, आपने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। अरे आपके प्लान में तो दीदी और जिया जी की लड़ाई नहीं थी ना, बस दीदी और उनके सास की लड़ाई थी। अरे तू चिंता ना कर बेटा, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि उनके बीच में चाहे कितनी ही लड़ाइयाँ हो, कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वाह माँ, आपके दिमाग को तो मान गए। मैं तो हमेशा से सोचता था माँ कि आप अपने सगे बेटे से ज्यादा अपनी सौतेली बेटी को प्यार करती हैं, लेकिन आपने ये प्लान बनाकर मेरे सारे भ्रम को दूर कर दिया। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। अरे बेटा, तू चिंता मत कर। मैंने वो सब दिखावा किया था ताकि इस सौतेली बेटी को मैं एहसास दिलवा सकूं कि इसे मैं अपने सगे बेटे से ज्यादा चाहती हूं, ताकि समय आने पर मैं इसका फायदा उठा सकूं। अब देख मैं कैसे फायदा उठाती हूं अपनी अच्छाई का। इसी दिन के लिए तो मैंने ये बीज बोया था। बस अब संगीता के दिल में जल्दी से जल्दी उसके सास ससुर के लिए नफरत पैदा हो जाए, उसके बाद वह हम जैसा कहेंगे वैसा करेगी। इस तरह विकी और उसकी मम्मी की सारी बातें विनय सुन लेता है और वह उस समय तो अपने सास और साले से कुछ नहीं कहता। वह बस भागते हुए अपनी माँ के कमरे में जाता है, जहाँ पहले से ही संगीता और देवकी जी के बीच में लड़ाई शुरू थी। मम्मी जी, अगर आपके दिल में मेरे भाई और माँ के लिए इतनी ही नफरत है तो सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते कि वह लोग यहाँ से चले जाएं? ये इस तरह का व्यवहार करके आप क्या साबित करना चाहती हैं? अरे अगर आप सीधे सीधे कह देती ना तो ये सब कलह कलेश की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं खुद भी अपनी माँ और भाई के साथ यहाँ से चली जाती। अरे मैं यहाँ ऐसा आराम से रहूँ और मेरी माँ और मेरा भाई फुटपाथ पर रहे। संगीता, ये सब ड्रामा मत कर। मुझे मालूम है कि तू मेरे लिए क्या सोचती है। अरे मैंने तो हमेशा तुझे अपनी बेटी समझा, लेकिन तू तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सास समझती रही और मेरे प्रति अपने दिल में इतनी नफरत भर के रखी। माँ, संगीता, बस करो ये सब। नहीं, क्यों बस करूं मैं? अरे आप लोग चाहते ही नहीं कि मेरी माँ और मेरा भाई इस घर में रहे। अरे आप लोगों ने सिर्फ अच्छा होने का दिखावा किया, लेकिन कुछ दिनों के लिए मेरी माँ और मेरा भाई क्या आ गया तो आप लोगों ने अपना व्यवहार ही बदल दिया। संगीता, हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, हमारे इस प्यारे से परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब आप मेरी माँ और भाई के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि वह लोग हमारा बुरा चाहते हैं? हाँ संगीता। बकवास बंद कीजिए विनय जी। दुनिया की कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों का बुरा चाहेगी। हाँ बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? हाँ माँ, यह बात बिल्कुल सही है कि कोई भी माँ अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों का बुरा नहीं चाहेगी, लेकिन सौतेली माँ तो ऐसा कर ही सकती है ना। क्या सौतेली माँ? हाँ संगीता, तुम्हारी माँ तुम्हारी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। वह विकी की सगी माँ है। और ये सब बातें आज मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई बस हमारे घर में फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ संगीता, यकीन ना हो तो जाकर पूछ लो अपनी माँ से। अगर वह इस बात को मानने को इनकार करे ना तो मैं उन्हें सबूत भी दिखा सकता हूँ। इस तरह संगीता विनय की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है और वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाती है। माँ, तुमने मेरे घर में फूट डालने की कोशिश की? ये क्या बकवास कर रही हो? अरे तुम्हारे ससुराल वाले ये चाहते ही नहीं कि मैं और मेरा बेटा इस घर में रहे, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और भला क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी? माँ, मुझे इस बात की खबर थी कि आप मेरी सौतेली माँ हैं, लेकिन मुझे यही लगता था कि आप मुझे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार देती हैं और मैं आंख मूंद कर आप पर विश्वास करते चली गई, आपकी सारी बातें मानते गई। हमेशा मैंने आपकी मदद की, लेकिन इन सब के बदले में आपने क्या सिला दिया? आपने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की। क्या तुम जानती थी संगीता कि समधन जी तुम्हारी सौतेली माँ है? हाँ मम्मी जी, मैं जानती थी कि माँ मेरी सौतेली माँ है, लेकिन मैंने कभी भी माँ को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं भी जानती हूँ कि माँ मेरी सौतेली माँ है। पहले मैं लोगों से यही कहती फिरती थी कि सौतेली माँ बुरी नहीं होती, वह अपने सौतेले बच्चों को भी अपने सगे बच्चों जितना प्यार देती है। लेकिन आज आपने
मेरे इस भ्रम को तोड़ दिया माँ और साबित कर दिया कि हर सौतेली माँ अच्छी नहीं होती। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप लोग चुपचाप यहाँ से चले जाइए और आप लोगों को जहाँ रहना है वहाँ रहिए। माँ, मैंने तो हमेशा से आप लोगों की मदद की, लेकिन आपके लालच ने इस मदद को अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब आप मुझसे कुछ उम्मीद मत रखिएगा और मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। अब तो संगीता की माँ और भाई से कुछ कहते ना बना और वह अपना सा मुंह लेकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।